नॉर्थ ईस्ट में वो जीतते थे, 1-2 सीटें जीतते थे, नॉर्थ ईस्ट में वो अच्छी सीटें लाने जा रहे हैं। इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल में अपने सिर्फ उपस्थिति नहीं दर्ज करा रहे हैं, वहां पे सीटें ले आ रहे हैं। इसके अलावा साउथ में वो घुसे हैं। तो एक तरह से जो बीजेपी के ऊपर अभी तक आरोप लग रहा था कि वो नॉर्थ इंडियन पार्टी है, अब वो बीजेपी पूरे भारत की पार्टी हो गई है, पूरे देश की पार्टी हो गई है, और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों उनको इस बात को लेकर संकोच हो रहा था नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने में। जी, कहीं ना कहीं, और वो तो पता ही है कि किस बात का संकोच है क्या नहीं है। भले ही आप बोल ना पाए, लेकिन दुनिया को पता है कि आखिरकार हकीकत क्या है। यहाँ पर अमिताभ जी आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें AIADMK और TMC की, साफ यहाँ पर पहले पत्ते नहीं खोले AIADMK ने, और जिस तरीके से मलया स्वामी को बाहर का रास्ता दिखाया जयललिता ने, और कहीं ना कहीं जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं 39 में से 38 सीटें AIADMK के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। और अगर हम यहाँ पर 2009 की बात करें तो 9 सीटें उनके खाते में थी। क्लियर मेजोरिटी यहाँ पर जिसे कहेंगे कि अगर तमिलनाडु की बात करें तो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है AIADMK। और वहीं ममता बनर्जी की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। ये जरूर क्योंकि लोग जो है, कुछ एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अच्छा कर रही है, तो उसकी वजह से ममता बनर्जी के वोट को नुकसान हो रहा है और लेफ्ट फ्रंट वहां अच्छा कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को मेंटेन रखा। वही मैं बात कर रहा था कि जो भी चीफ मिनिस्टर्स अच्छा काम कर रहा है, अभी ममता बनर्जी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, और लोग वहां की कोई अस्थिरता नहीं बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लेफ्ट कम्युनिस्ट का शासन फिर से लौटे, तो इसीलिए वो अभी कोई उलटफेर नहीं चाहते। उनको पता है कि चीजें उलटफेर अगर होंगी तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर माइनॉरिटी कंसोलिडेशन कहीं मुझे दिख रहा है पूरे देश में, तो वो केवल वेस्ट बंगाल में दिख रहा है कि वो शायद जो ममता बनर्जी ही एक मात्र ऐसी नेता दिखी कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो तीखी बयानबाजी की, उसका उनको पॉलिटिकल लाभ मिला। बाकी तो सबको उसका नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी, लेकिन उसका कारण ये भी कहीं न कहीं है कि ममता बनर्जी की जो एक ईमानदार और उसकी छवि है, मुझे लगता है वो मेंटेन रही, और उनके ऊपर शारदा घोटाले वगैरह को लेकर जो बात हो रही थी उसको शायद जनता ने नहीं स्वीकार किया, और अभी ममता बनर्जी पर विश्वास रखा हुआ है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में देखिए कि जयललिता ने अपने मॉडल को, डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर प्रचार किया था। उन्होंने नेगेटिव कैंपेन नहीं किया, उन्होंने बताया। और चूंकि डीएमके में फैमिली टसल चल रहा है और उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार का, यूपीए के ऊपर जो भी घोटाले का आरोप लगा, उसमें तो शुरुआत ए राजा से ही हुई थी, तो उसको लेकर तो डीएमके का तो कोई चांस ही नहीं बनता था। और ये जरूर आश्चर्य की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा ग्रैंड अलायंस किया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा करेगी, 7-8 सीटें लोग वहां के बता रहे थे, उसमें अगर वहां कुछ नहीं हो पाया, इसका मतलब कि जयललिता, तो जो साउथ इंडिया का ट्रेंड है तमिलनाडु का, या इस तरफ जाते हैं या उस तरफ जाते हैं, वो मुझे लगता है वैसा ही मेंटेन हुआ है। आंध्र प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है स्टेट का विभाजन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां पैठ बनाने में कामयाबी जरूर मिली है। पैंट बनाने में कामयाबी जरूर मिली है। विद्याशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन हैं आपकी, जिस तरीके के ट्रेंड सामने आ रहे हैं? आंध्र प्रदेश में जो उम्मीद की जा रही थी, ये तो लग रहा था कि चूंकि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया है, इसलिए सीमांध्रा में उसको कुछ हासिल नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो तेलंगाना में होगा जी। और बीजेपी चूंकि तेलंगाना का सपोर्ट कर रही थी, इसलिए लग रहा था कि उसको नुकसान होगा। लेकिन जो सीमांध्रा से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है उम्मीद के मुताबिक। और बीजेपी भले ही तमिलनाडु का अभी एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर नहीं है, 1 सीटें ले आती है, 2 सीटें ले आती है, लेकिन सीमांध्र में यदि बीजेपी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा रही है और तेलंगाना में भी करा रही है, तो बीजेपी के लिए उपलब्धि की बात है, क्योंकि साउथ में वो एक तरह से पैठ बना रही है। कर्नाटक के बाद वो सीमांध्रा में घुस रही है, तेलंगाना में घुस रही है, तमिलनाडु में घुस रही है, तो उसका पैठ जो है अब बनाना उसने शुरू कर दिया है जी। साउथ में पैठ बनानी शुरू कर दी है, ये साफ अब दिख रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था, विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा था कि अगर एक बार नरेंद्र मोदी आ गए केंद्र में तो उन्हें हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें, जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा था कि क्लीन स्वीप हुआ था, और जिस तरीके से भारी यहाँ पर विश्वास जो है एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी पर लोगों ने दिखाया था, वहीं अगर बीजेपी की बात करें, अब जो हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं वही विश्वास देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी पर दिखा रही है। तो ऐसे में उनके लिए आगे एक बहुत बड़ी, बहुत टफ लड़ाई होने वाली है, क्योंकि उन्हें अब साबित करके दिखाना है जो उन्होंने गुजरात में किया। नरेंद्र मोदी की तारीफ में यह भी कहा जाता है कि जो भी कुछ वो करते हैं उसके
उसके माइक्रो मैनेजमेंट तक जाते हैं कि छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देते हैं। वो हमने साफ देखा जब भी वो रैली के लिए जाते थे, जहां भी जाते थे, जिस भी जगह जाते थे, वहीं का मुद्दा उठाते थे, वहीं की बात करते थे और वहीं के जो नेता हैं उनके बारे में बताते थे। यानी कि वहां के माइक्रो लेवल की बातें उनको पता होती थी। उनका ऐसा मैनेजमेंट है, उनका ऐसा ये कहें कि रिसर्च वर्क उनका इतना स्ट्रांग है और गवर्नेंस में भी वो यही बिलीव कर रहे हैं। तो क्या वो प्रूव कर पाएंगे 5 साल में? उम्मीदें यही है उनसे कि वो प्रूव कर पाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये चुनाव अपने आप में गवर्नेंस को दिखाता है कि वो व्यक्ति काम करने का तरीका कैसा है। जी। आपने स्वयं ही कहा इस बात को कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे वहां की माइक्रो लेवल की रिसर्च करके और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे को उठा करके और वहीं के लोगों से डायरेक्टली 1 to 1 बात करते थे। जी। और यही एक वजह है कि आज उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जो उनका जुमला था कि ये दिल मांगे मोर, जी। तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने उनको दिल मांगे मोर से भी ज्यादा दे दिया है। जी बिल्कुल। वो एक कारण उसका यही है कि वो देश की जनता से 1 to 1 बात करते थे। जी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में गए वहीं की बात। तो उसमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता जिसमें ऐसा नहीं लगता कि वो ना कर पाए। जी। और इसी उम्मीद के साथ ही इलेक्टोरल वोट हुआ है उनके फेवर में। और यही एक वजह है कि आज 327 प्लस का आंकड़ा आप बीजेपी के लिए दिखा रहे हो। तो यही एक कारण है, ये आशा ही तो है। इस आशा को कहीं ना कहीं पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सपोर्ट दी हुई है। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो माइक्रो लेवल पे जो व्यक्ति काम करता है वो रिसर्च करके उसकी कमियां तो ढूंढ ही सकता है। जी बिल्कुल। और कमी अगर पता लग जाए तो उसका सॉल्यूशन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। समस्या ये है कि अगर आपको कमी नहीं पता लग पा रही है तो आप काम कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से उनके बारे में जो उनकी आपका जो सवाल है उसी में जवाब है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अमिताभ जी आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी का तो साफ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्या हुआ? यहाँ पर 2 के आंकड़े से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। जिस तरीके से सीटें 100 से कम क्लियर दिख रही हैं कि 100 तक भी वो टच करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। तो क्या गलत हो गया? ये कहा जा रहा है कि 2011 में जो कुछ भी हुआ अगर तभी संभल जाती तो कुछ होता। बिल्कुल। देखिए, जो 2010 के बाद 2010 या 11 में जो अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ था, उसके बाद जो एक एस्पिरेशन और जो गुस्सा लोगों में दिखा था अव्यवस्था को लेकर, उसमें एक अहंकार का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया और उसके बाद कम्युनिकेट नहीं किया। अब ये बात पी चिदम्बरम को अब समझ में आई। उन्होंने कुछ दिन पहले बताया कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, 11 में हमसे गलती हो गई। वो चीज जो हुई उसके बाद भी जब 2012 का जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आया तो एक बार फिर राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश की जो पुरानी टेंडेंसी उसी पर कि सांप्रदायिकता की राजनीति करने लगे, मुसलमानों को आरक्षण विदिन आरक्षण जैसी ऐसी बातें। तो ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी, ये सब जो पॉलिसी, इसी के खिलाफ तो जनता में, इसलिए नहीं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं, इसलिए कि हमको अब आगे बढ़ना है। अब हम कब तक पुरानी जो सोच है उसी का हॉस्टेज बन के बंधक बनकर रहेंगे। लेकिन उन चीजों को समझ नहीं पाए और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि सोनिया गांधी ने कहीं न कहीं राहुल गांधी को देश पर थोपने की कोशिश की, जिसका गांधी को देश पर थोपने की कोशिश की और मनमोहन सिंह को वो नहीं करने दिया जो वो करना चाहते थे। जिस तरीके की इमेज मनमोहन सिंह की गई है, वो खुद कहते हैं कि हिस्ट्री विल बी काइंड टू हिम, लेकिन देखना होगा कि हिस्ट्री कितनी काइंड होगी उनके लिए, क्योंकि प्रेजेंट उनकी तरफ बिल्कुल भी काइंड नहीं रहा है। और इस वक्त हम अपनी जनता को सुनाना चाहेंगे, A2Z के दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वरम चौरसिया का क्या कुछ कहना है? रुझानों से बीजेपी गदगद है, लगता है सरकार बना लेगी। काफी बड़ी संख्याओं पर लीड लेकर चल रही है। रामेश्वर चौरसिया है, प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। उत्तर प्रदेश से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। चौरसिया जी, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लीड दी है, आपको क्या कहना है आपका? देखो, पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता में ये मैसेज गया कि एक व्यक्ति है जो गुजरात में कुछ किया है, प्रमाणिक है, भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहा है, केंद्र में यही सशक्त शासन दे सकता है। और यूपी की जो तीनों पार्टियां थी वो केंद्र को समर्थन कर रहे थे। महंगाई भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस ने वो भी जिम्मेवार थे। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी, जिनको ये नेता मानते हैं, इतना नेगेटिव इंडिफरेंट रोल था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इधर अमेठी की जनता को देखो, जहाँ 40 साल से इनके परिवार का राज रहा है, उसका विकास ही कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए वो आज तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। आज अमेठी में जाओगे तो बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, छोड़ दो बाकी चीजें। 40 साल से कोई रहा है तो गांव में बिजली के तार तक नहीं है।
तो मुझे लगा कि जनता को विश्वास होगा कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी समय हमारे प्रति कोई दर्द नहीं। कहते तो है कि हम परिवार हैं, लेकिन परिवार में हमने जो प्रचारित किया था कि बाढ़रा मॉडल लोगों को बता दो, तो लोगों को लगता है कि बात सही थी। चौरासी जहाँ सह प्रभारी रही उत्तर प्रदेश सरकार का, पार्टी की बड़ी हालत खराब थी वहाँ पर। 47 सीटें थी जो विधानसभा चुनाव हुए, कैसे पार्टी को खड़ा किया वहाँ पर? जाति का बोलबाला है, जाति की राजनीति वहाँ पर है। वो इस चुनाव में नरेंद्र भाई के उदय से ये जातियों का जो था ना, जाति और मजहब का दीवार टूट गया। लोगों को विकास चाहिए था, वो विकास देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के हर गांव का व्यक्ति गुजरात में, महाराष्ट्र में काम करता है, उसको लगा कि नरेंद्र मोदी आएगा, वो भी अपने गांव में प्रचार किया। हमने बूथ बूथ जाकर के कार्यकर्ता तैयार किए, प्रचार किया। हमने ये कोशिश की कि यूपी में हमारे जो कार्यकर्ता है वो संगठित हो जाए, और नरेंद्र भाई को लेके एक जो लहर थी वो सारे लोग मिल करके ये रिजल्ट में परिवर्तित हुई। तो साफ है, रामेश्वर चौरसिया जी का कहना है कि जिस तरह से पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, अब नाराजगी कोई मायने नहीं रखती। सबने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीता है, किस तरह की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा शो की दिनेश के साथ मनोज शर्मा। बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। अभी रामेश्वरम चौरसिया से बात कर रहे थे। मनोज, मिठाइयां बट रही हैं आराम से, वहां पर हम देख रहे हैं बीजेपी के नेता खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, कई तमाम डिशेस बनी है। और वहीं अगर दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो लगता है जहां वहां पर जो लोग मौजूद हैं शायद से वो पानी के लिए भी तरस रहे होंगे। नहीं, व्यवस्था कांग्रेस की यहाँ भी 54 तरह की ऐसी टेंट लगाए गए हैं खाने की व्यवस्था, लेकिन कांग्रेस ने एक चालाकी की है। उसमें जो बोर्ड लगाए हैं उसमें राहुल और सोनिया का तस्वीर नहीं, सिर्फ हाथ जो निशान है उनका, और नीचे भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा है। यानी कल ये तैयारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, शायद उनको अंदेशा था कि परिणाम निराशाजनक होंगे, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे थे, रैलियों में जिस तरह मोदी के भीड़ जुट रही थी, जिस तरह का माहौल था, जिसमें जो तासीर बंदी थी, कांग्रेस समझ गई थी। और 10 साल का यूपी का शासन था, लगातार नेगेटिव रहा, दबाव में रही पूरी सरकार, करप्शन को लेकर हो या फिर जो है कानूनी व्यवस्था को लेकर हो, सारे मुद्दों पर सरकार रही है। कम्युनिकेशन नहीं बना पाई, जो चेहरा थे सरकार के राहुल गांधी। जी मनोज, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल इस वक्त अगर हम बात करें बीजेपी दफ्तर की तो क्या कुछ हलचल चल रही है वहाँ पर? उत्साह का माहौल है, जश्न मनाया जा, ढोल नगाड़े पटाखे छूट रहे हैं। अब इस समय जो है खाना खिलाया जा रहा है मीडिया को, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरह का व्यंजन यहाँ पर परोसा जा रहा है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से। क्योंकि पहली दफा जो मेजोरिटी में सरकार बनती दिख रही है बीजेपी को, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ होगा। 10 साल बाद फिर से सरकार आ रही है। जी, निर्णायक मोड़ है। और मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर पानी के लिए भी तरस रहे, से हमारा मतलब ये था कि पानी भी अब गले के नीचे नहीं उतर रहा होगा, जो भी कांग्रेस के नेता वहाँ पर मौजूद हैं। पकवान तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर विद्याशंकर तिवारी जी भी मौजूद हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को फोन कर उन्हें उनकी इस धमाकेदार जीत के लिए बधाई दी है। यहाँ पर विद्याशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, अब वो ये नारा लगा रहे हैं, राहुल हटाओ प्रियंका बुलाओ। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो रवैया रहा है, और खासकर जब पीएम का डिनर होता है और ये पता चलता है कि राहुल गांधी वहां नहीं है, फौरन गए हुए हैं। दूसरी बात ये सामने आती है कि जहां तक जब इलेक्शंस की बात थी तो राहुल गांधी को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया जा रहा था। जैसे ही एग्जिट पोल सामने आते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये समझ जाती है कि भैया अब तो हार निश्चित है, तो सारे नेता बढ़ चढ़कर सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये पूरी पार्टी की तरफ से ड्रॉबैक है, ये पूरी पार्टी का ड्रॉबैक है। फिर तीसरी चीज जो सामने आती है कि जब पोस्टर्स लगते हैं तो उसमें सिर्फ पंजे का निशान होता है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहीं नहीं होते हैं। तो ये जो परिवारवाद चला आ रहा है, जो एक परिवार को इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन दिया जाता है राहुल गांधी की, अगर हम जिस तरीके से बात करें, अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब समझ रहे हैं। देखिए रीना, जो घर में होता है, जो परिवार में होता है, वही समाज और देश में भी होता है। परिवार में जब क्राइसिस होती है, कमी होती है, तो झगड़े बढ़ते हैं। समाज में भी यही होता है। ठीक इसी तरह से कांग्रेस में जो भी उसको डिफीट हुई है और बहुत बुरी तरह से हारी है, कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे जो उसका मिनिमम स्कोर था 99 का, वो 114 था। तो जो सीटें कम होगी तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के अंदर जो है रिफ्ट बढ़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय पे जो भी पोस्टर लगे हैं, उस पोस्टर में न तो सोनिया गांधी का फोटो है, न राहुल गांधी का है, मीनिंग देयर बाय कि कोई भी इसको जिम्मेदारी नहीं लेगा। और कांग्रेस में एक अजीब तरह की परंपरा पहले से रही है कि जीत होगी तो वो अपने नेतृत्व को इसका क्रेडिट देते हैं, लेकिन जब हार होती है तो सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है। जो 2 बजे सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा
जा रही है, देखना है कि उसमें सोनिया गांधी क्या कहती है। क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे 4-5 राज्यों के, उसमें जब क्रेडिट और डिस्क्रेडिट लेने की बात आई थी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी आगे आए थे और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। इस चुनाव में जो कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं वो सामूहिक जिम्मेदारी की बात आ रही है, उसी हिसाब से पोस्टर लगे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी जब पत्रकारों से मिलेंगी तो वो जो डिस्क्रेडिट है कि